हेलो गाइस, कैसे आप सब। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आप में नियोजित विकास की राजनीति। क्लास 12 का टॉपिक है जो पढ़ाना था, नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है, क्या है नियोजित विकास की राजनीति, किस प्रकार हमें इसको देखना है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आज़ादी के बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत है कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों है। ठीक है ना। जब देश आज़ाद हुआ ना, उस समय लगभग लोगों के सामने एक बात क्लियर थी कि भारत की आज़ादी के बाद भारत का जो विकास होगा उसका अर्थ उन्होंने लगाया आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों से, यानी सामाजिक आर्थिक न्याय। उनका मानना था कि देश क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल डेवलप होगा और सामाजिक आर्थिक न्याय की क्या होगी, स्थापना होगी। देखिए, इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति व किसान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, सरकार को इसमें प्रमुख भूमिका निभानी होगी। तो कहने का तात्पर्य यह था कि जो देश का आर्थिक विकास करना है और सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है, वो केवल व्यवसायी वर्ग यानी कि कोई बिजनेसमैन, उद्योगपति, किसान, केवल इन लोगों के भरोसे नहीं है। सरकार को भी इसमें अपनी क्या करनी पड़ेगी, प्रमुख भूमिका क्या करनी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी। अदरवाइज देश का आर्थिक सामाजिक विकास नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद में ये बात थी कि आज़ादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था। किसको माना जाता था? पश्चिमी देशों को विकास का पैमाना माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि आज़ादी के वक्त विकास जो डेवलपमेंट है उसका पैमाना किसे माना जाता था। पैमाना किसको माना जाता था? पश्चिमी देशों को माना जाता था। ठीक है, आधुनिक होने का अर्थ भी किससे लगाया जाता? आधुनिक, भाई हम आधुनिक होंगे, इसका अर्थ क्या है? तो उनका ये मानना था कि पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह बनना ही हमारे लिए क्या होगा, आधुनिक होना होगा। ठीक है, पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह हम बन जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, आधुनिक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। देखो, ये किनका मानना था? आज़ादी के वक्त हमारे देश में जितने भी लोग थे उन लोगों का मानना था कि हमें किसकी तरह होना, पश्चिमी देशों की तरह। पश्चिमी देशों का मतलब यूरोप के जितने भी देश हैं उनकी तरह होना है। लेकिन देखिए आगे, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमारे सामने दो मॉडल थे। कितने मॉडल थे? दो। विकास के दो मॉडल सामने थे। कौन सा? पहला तो था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। पहला कौन सा था? उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। ठीक है, और दूसरा जो था वो था समाजवादी मॉडल। दूसरा कौन सा था? समाजवादी मॉडल। तो उदारवादी पूंजीवादी मॉडल जो था ना, उसका तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति अपने हिसाब से, मतलब कि पूंजीवाद को बढ़ावा देता है कि व्यक्ति को अपना भला बुरा पता है ना, और वो खुद अपना डेवलपमेंट कर सकता है, खुद अपने लिए अच्छा कर सकता है। लेकिन समाजवादी मॉडल क्या कहता है? ये सामाजिक संरचना की बात करता है। ये कहता है कि नहीं, हम व्यक्ति को साथ लेके चलेंगे और ये देश जो है व्यक्ति के लिए है ना, और व्यक्ति भले ही अपने खुद डेवलप हो जाए लेकिन वो समाज से अलग नहीं हो सकता। सीधी सी बात बताएं तो कहने का तात्पर्य ये था कि समाजवादी मॉडल जो है वो सार्वजनिकता की बात करता है। वो कहता है कि देश की जितनी भी संपत्ति है उन पर सभी का हक है ना, चाहे वो किसी की संपत्ति है। केवल पूंजीवादी मॉडल ये कहता है कि जो व्यक्ति ने कमाया वो व्यक्ति का है, लेकिन ऐसा नहीं है, समाजवाद में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, तो दो मॉडल थे उस समय सामने। लेकिन हमने कौन सा मॉडल अपनाया? हमने जो मॉडल अपनाया वो मॉडल कौन सा था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। कौन सा मॉडल था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल हमने अपनाया, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी शामिल थी और समाजवादी व्यवस्था भी शामिल थी। ठीक है, क्योंकि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसलिए नहीं अपनाना चाह रहे थे कि हमने विश्व में देखे कि भाई जहाँ गरीब लोग हैं गरीब होते जा रहे हैं, पैसों वाले होते जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी मॉडल में हमने देखा था रूस में, तो वो सभी लोगों को साथ में लेकर चलता है। कोई व्यक्ति गरीब है, कमज़ोर है ना, उन सबको भी साथ में लेके चलते हैं। इसलिए हमारे जो नेहरू जी थे, उन्होंने, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने हमारे यहाँ पर कौन सा मॉडल अपनाने पर जोर दिया? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाने पर जोर दिया। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत ने आज़ादी के बाद अपने देश में कौन सा अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, तो वो कौन सा मॉडल अपनाया था? उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। देखो, इसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्र के गुणों को क्या किया गया? समावेश किया गया। सिर्फ निजी क्षेत्र का मतलब पूंजीवाद होता है और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब केवल क्या होता है? समाजवाद होता है। लेकिन भारत ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों को बढ़ावा दिया है। ठीक है, क्षेत्र का मतलब ये कि जो आप बिजनेस करने का जो होता है, जैसे सरकार के पास कुछ उद्योग है, कुछ उद्योग प्राइवेट कंपनीज के पास में है, तो ये इस प्रकार, तो उन्होंने दोनों चीज़ों को बढ़ा दिया। तो सीधा याद रखना है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया। अब देखो, आज़ादी के आंदोलन के दौरान नेताओं में सहमति बन गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा आज़ाद भारत की सरकार का होगा। ठीक है, देखो, जो आज़ादी के समय जो नेता जितने भी थे, उन नेताओं का ये सहमति थी कि देश के अंदर जो गरीबी है उसको मिटाने का काम किसका होगा? भारत सरकार का होगा। किसका होगा? भारत सरकार का होगा। और देश में सामाजिक आर्थिक न्याय और पुनर्वितरण करने का भी काम किसका होगा? भारत सरकार का होगा। चलो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये चीज़ याद रखनी, देखो, कृषि अथवा उद्योग
किसे प्राथमिकता मिले, इस पर मतभेद था। देखो, जब देश आज़ाद होने लगा तो हमारे सामने आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी क्या थी, चुनौती थी। लेकिन हमने ये सोचा कि हम आर्थिक विकास किस माध्यम से करें, कृषि के माध्यम से करें या उद्योग के माध्यम से करें। लेकिन हमने पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कहा कि नहीं, पहले हम कृषि को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश शासन में उस समय हमारा देश क्या है, कृषि क्षेत्र में थोड़ा सा पिछड़ चुका था, लगान वगैरह वगैरह की वजह से, ठीक है ना। उससे पहले सामंती युग रहा था, उससे पहले राजाओं का शासन था, ठीक है। तो हमारे देश में एक पहला प्रयास किया गया कि हम कृषि को पहले ज़्यादा क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। देखो, उसके बाद में क्या हो, 1944 1944 में क्या होता है, उद्योगपतियों का एक समूह देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया, ठीक है। उद्योगपतियों का एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का एक प्रस्ताव क्या किया, इन्होंने तैयार किया। इसे क्या कहा जाता है, बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बॉम्बे। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया भी था आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए बॉम्बे प्लान किसे कहते हैं, तो आपको बताना है 1944 में देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति, प्रतिष्ठित मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन उद्योगपतियों ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने में, नियोजित का मतलब क्या होता है आपको पता है? नियोजन का अर्थ होता है नी प्लस योजन से मिलकर बनता है। नी का मतलब नियमों से बंधा हुआ और योजन का मतलब योजना बनाई, मतलब पहले से प्री प्लान जो योजना होती है ना, उसको कहते हैं नियोजन, है ना। मतलब नियोजित योजना कहलाती है। वो कैसी योजना कहलाती है, नियोजित, कहते हैं सुनियोजित। हाँ, तो वही जो पहले से निर्धारित होती है, वो कुछ नियमों से बंधी होती है कि इतना टारगेट रखा जाता है, उस टारगेट से न तो ऊपर जाना न नीचे जाना, तो उस हिसाब से जो योजना होती है उसको कहते हैं नियोजित। तो देखिए, बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े क्या करे, बदलाव करे, ठीक है। बॉम्बे प्लान की मंशा क्या थी, बॉम्बे प्लान की क्या मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक क्षेत्र में बड़े क्या करे, कदम उठाए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, बॉम्बे प्लान कब, तो 1944। और बॉम्बे प्लान क्या था, तो उद्योगपतियों का एक समूह था जिसने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया था। और बॉम्बे प्लान की मंशा क्या थी, तो उनकी मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, ठीक है। औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या करे, बड़े कदम उठाए, यानी कि कुछ प्रस्ताव लाए और कुछ योजनाएं लाए, ठीक है। उसके बाद देखो, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 1950 में। कब हुई, 1950 में हुई। कब हुई, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि योजना आयोग की जगह किसने ली, तो फिर योजना आयोग की जगह किसने ली, नीति आयोग ने ली। किसने ली, नीति आयोग ने। योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। तो अब भी नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग कब स्थापित हुआ, तो नीति आयोग स्थापित हुआ आपके 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ, 1 जनवरी 2015। और इसके अध्यक्ष कौन बने, अपने नरेंद्र मोदी, है ना। अपने मतलब देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो क्या बनेगा, नीति आयोग का अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि वो पदेन अध्यक्ष ही होता है, उस पद पर रहने वाला। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में आपके राजीव कुमार है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है, ठीक है। देन आफ्टर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति शब्द यानी कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको क्या बतानी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है। तो इंग्लिश में तो क्या हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय हो गया, भारत, ठीक है, भारत हो गया, परिवर्तन संस्थान, ठीक है, ये हो गया हिंदी में, ठीक। देन आफ्टर देखो आगे क्या है, तो ये बात समझ में आ गई। जो योजना आयोग आया था, योजना आयोग की जगह किसने ली भी, वर्तमान में किसने ली, नीति आयोग ने ली। किसने ली है, नीति आयोग ने, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कभी, 1 जनवरी 2015। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, हमारा जो देश था ना, वो किससे प्रभावित था, सोवियत संघ से, ठीक है। तो सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का रास्ता चुना। देखो, अभी तो नीति आयोग है, नीति आयोग आया, जैसे नीति आयोग फिर अपने जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी उनको क्या कर दिया, हमने खत्म कर दी और बहुउद्देशीय योजना और बहुवर्षीय योजनाओं का क्या किया, प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो सोवियत संघ की तरह भारत ने भी योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता चुना। कितने वर्षीय योजना का रास्ता चुना, पंचवर्षीय योजना का। अब देखो, पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 5-5 साल की एक योजना बनाई जाती है। उस योजना का एक पूरी 5 साल का एक मोटो रखा जाता है और एक टारगेट रखा जाता है कि इन 5 सालों में हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, अचीव करेंगे, हम इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। तो भारत आज़ाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, पहली सरकार भी 1952 में बनती है। तो हमने जो योजना शुरू की, अंतरिम सरकार थी, उसने योजना शुरू की थी 1951 से। कब स्टार्ट की थी, 1951 से 1955, ठीक है। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। तो सोवियत संघ की तरह भारत ने भी पंचवर्षीय, हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का
मतलब कि कहाँ से अपनाई है, तो वो आपको बताना है कि सोवियत संघ से अपनाई। कहाँ से अपनाई है? सोवियत संघ से हमने पंचवर्षीय योजना को अपनाया। देखो पंचवर्षीय योजना से क्या तात्पर्य था, तो पंचवर्षीय योजना का तात्पर्य यह था कि अगले 5 साल यानी कि आने वाले 5 साल के लिए सरकार की आमदनी और खर्च की योजना थी। ठीक है, मतलब सरकार क्या कितना पैसे प्राप्त करेंगी और कितना खर्च करेगी। हमेशा यही होता है, देखो बजट में भी तो यही होता है कि सरकार की आमदनी कितनी होगी, सरकार कितना रुपए तो टैक्स के रूप में प्राप्त करेगी और कितना कहाँ पर खर्च करेगी। यही आय व्यय का विवरण होता है। क्या होता है? आय व्यय का विवरण होता है, लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना का तात्पर्य पूछा जाए एग्जाम में सीधा से बताना है कि अगले 5 सालों के लिए सरकार की योजना और किस बारे में कि उसके कितने पैसे आएंगे और कितने उसको खर्च करने हैं। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना आती है कब आती है? 1951 से 1956, जो मैं बता रहा था आपको 1951 से 1956। देखो पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर किस पर दिया गया? कृषि क्षेत्र पर दिया गया। ये हमेशा याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र, दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन सा? औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, और तीसरी में फिर आपको पता है हरित क्रांति वगैरह वो श्वेत क्रांति वगैरह होती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया? कृषि क्षेत्र पर दिया गया। किस पर दिया गया? कृषि क्षेत्र। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया था। किसमें निवेश किया गया था? बांध और सिंचाई के क्षेत्र में। देखो बांध बनेंगे, सिंचाई होगी तभी तो कृषि डेवलप होगी। तो आपको उस समय पता होता भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का क्या किया गया था? उद्घाटन किया था। और जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को क्या कहा था? पुनः कथित भारत का मंदिर कहा था। ठीक है ना, मंदिर मतलब अभी आधुनिक भारत के जो मंदिर है भाखड़ा नांगल बांध को उन्होंने बताया था। ठीक है, आगे देखिए तो पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा बल किस पर दिया? कृषि पर दिया। अगला नेक्स्ट देखो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, 1956 से 1961, इसमें किस पर बल दिया गया? उद्योगों पर बल दिया। किस पर दिया गया? उद्योगों पर बल दिया गया, यानी कि उद्योग ज्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। इस योजना का योजनाकार कौन थे? पीसी महालनोबिस। देखो इसको एक चीज समझते हैं। पहली चीज तो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में ज्यादा बल किस पर दिया गया? किस पर दिया गया? उद्योगों पर दिया गया। किस पर दिया गया? उद्योगों पर ज्यादा बल दिया गया। ठीक है, लेकिन उद्योगों विकास पर जोर तो दिया, लेकिन भारत के उद्योग कब फलीभूत होंगे? जब फलीभूत होंगे जब बाहर से आने वाली चीजें, कहां से आने वाली? देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात का मतलब होता है हम बाहर से जो चीजें लाते हैं। एक तो होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। तो जो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, उन चीजों पर क्या लगा दिया? भारी शुल्क लगा दिया। तो वो चीजें जब भारत में आएगी तो क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। और हमारे यहाँ पर जो चीजें बनी वो क्या होगी? सस्ती होगी। तो सस्ती चीजें लोग खरीदेंगे। सीधी सी बात है, हम चाइना को कितना ही बाइकआउट करें, लेकिन जब तक देश में बनने वाली चीजें सस्ती दामों पर नहीं बिकेगी तब तक हम सस्ती चीजें खरीदते रहेंगे, है ना। क्योंकि ये मानव प्रवृत्ति होती है कि वो एक ही प्रकार की चीज, दो चीजें जो अलग अलग दाम में मिल रही है, एक ही चीज, है ना, तो वो व्यक्ति कौन सी चीज खरीदेगा? जो सस्ते दाम में मिल रही है। देखो इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विकास का केरल मॉडल क्या है? विकास का केरल मॉडल क्या है, यानी केरल में जो विकास होता था उसका क्या मॉडल है? तो उसमें आपको ये बताना है कि केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए मॉडल में शिक्षा, देखो क्या क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और खाद्य वितरण यानी खाने पीने की चीजें, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विकास का केरल मॉडल क्या है, तो आपको सीधा सा बताना है कि विकास का केरल मॉडल जो है विकास के नियोजन में अपनाए गए उसने मॉडल में क्या क्या चीजें अपनाई? शिक्षा पर ज्यादा बल दिया, स्वास्थ्य पर बल दिया, भूमि सुधार यानी भूमि का सुधार करो ताकि ज्यादा उपज होगी, कारगर खाद्य वितरण यानी लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए उन्होंने एक कारगर नियम बनाए, और गरीबी उन्मूलन पर उन्होंने क्या दिया? जोर दिया। तो सीधी सी बात है, एग्जाम में पूछ लिया जाए विकास का केरल मॉडल क्या है, तो आपको सीधा बताना है शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार और खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर क्या दिया? उन्होंने बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखो विकास की वैकल्पिक योजना किसने प्रस्तुत की? तो जेसी कुमारप्पा ने। ये कैसे व्यक्ति थे? गांधीवादी अर्थशास्त्री थे। कैसे थे? तो विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर दिया। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा विकास की वैकल्पिक योजना किसने दी? जेसी कुमारप्पा ने। तो जेसी कुमारप्पा ने कौन सी विकास की योजना दी? तो वैकल्पिक योजना। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रामीण औद्योगिकरण पर बल देने वाले व्यक्ति कौन थे, या ग्रामीण औद्योगिकरण पर बल देने वाले गांधीवादी अर्थशास्त्री का नाम लिखो। तो जेसी कुमारप्पा। क्या नाम आएगा? जेसी कुमारप्पा। ठीक है, अब आता है चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात प्रभावशाली तरीके से उठाई। तो बस एक क्वेश्चन और भी बनेगा, वो क्वेश्चन बनेगा कि नियोजन के केंद्र में कृषि को रखने की बात किसने उठाई? ठीक है, नियोजन के केंद्र में कृषि को केंद्र में रखने की बात किसने उठाई? तो वो किसने उठाई थी? चौधरी चरण सिंह। हमारे देश के क्या बने हुए थे? प्रधानमंत्री बने थे, जो किसान प्रधानमंत्री भी कहे जाते हैं। इन्होंने काफी किसानों के लिए काफी ज्यादा क्या किया? प्रयास किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं
ये तो बात होगी। अब आती है भूमि सुधार की बात। किसकी बात आती है? भूमि सुधार। तो भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा की समाप्ति। देखिए हम सब नियोजन के अंदर ही पढ़ रहे हैं, है ना, नियोजन की जो राजनीति थी उसके अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई। देखो भूमि सुधार किया गया तो उसमें जमींदारी प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करना, एक साथ कर दिया, उसकी चकबंदी की गई। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों पर दोहरे आ जाते बीच में तो अच्छे से फसल होती नहीं है, तो उन सबको मिलाकर एक बड़ा जोत बनाया गया। और काश्तकार किसी दूसरी की जमीन पर बटाई या जोत बो रहे थे, उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की। तो जो व्यक्ति दूसरों के जमींदारों की जगह पर अपनी खेती करते थे तो उनको वो जमीन उनके नाम पर कर दी गई और अलॉट कर दी गई। ऐसे बहुत सारों के खेत चले गए थे, है ना, जमींदारों के। तो जो व्यक्ति वास्तव में किसान, यही था कि जो बोएगा वही काटेगा, तो सीधा सा था कि भाई जो खेती करेगा ना उसकी वो जमीन होगी। ठीक है, तो स्वामित्व सीमा कानून का निर्माण जैसे क्या कदम उठाए गए। तो ये भी कब हुआ था? नियोजित विकास की राजनीति के तहत ही हुआ था। अब देखो अब समस्या क्या होती है? अब आती है 1960 के दशक में सूखा हुआ अकाल पड़ गया हमारे देश में। क्या हुआ? भारत आजाद हुआ, उसके 10 साल बाद में सूखा हुआ अकाल पड़ गया। सूखा का मतलब समझ रहे हो? बारिश नहीं होना। तो सीधी सी बात है, अकाल पड़ना ही है। देखो अकाल, द्विकाल, त्रिकाल आपको पता ही होगा। अकाल, द्विकाल, त्रिकाल। त्रिकाल क्या होता है? जिसमें पानी की कमी होती है, खाद्यान्न की कमी होती है, और मतलब तमाम प्रकार की चीज़ों की जब कमी आ जाए उसको त्रिकाल कहते हैं। द्विकाल का मतलब जिसमें पानी और खाद्यान्न दोनों की कमी आ जाती है उसको द्विकाल कहते हैं। तो देखो 1960 में हमारे देश में क्या पड़ गया? सूखा व अकाल पड़ गया। इस कारण कृषि की दशा में क्या हो गई? खराब हो गई। कृषि मतलब बद से बदतर होती गई। इसकी वजह से क्या हुआ? खाद्य संकट पैदा हो गया। कौन सा संकट पैदा हो गया? खाद्य संकट। मतलब खाने पीने की चीज़ें नहीं मिली। फिर खेती नहीं होगी तो खाने पीने की चीज़ें कहाँ से मिलेगी? इसके कारण गेहूं का आयात हमें बाहर से करना पड़ा। फिर इस वजह से हमें गेहूं का आयात कहाँ से करना पड़ा? बाहरी देशों से करना पड़ा। ये समस्या जब देश के सामने आई तो देश के नेताओं ने सोचा कि क्यों नहीं इसका समाधान परमानेंट कर दिया जाए। उसके लिए हमने फिर क्या लाई? हरित क्रांति लाई। क्या लाई? हरित क्रांति लाई। हरित क्रांति लाने के लिए क्यों लाई हरित क्रांति? हरित क्रांति में क्या था? गेहूं वगैरह इन खाद्यान्न पदार्थों का क्या था? ज़्यादा क्या करना था? उत्पादन करना था और देश की खाद्य क्षमता को पूरा करना था। तो सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई। कौन सी रणनीति अपनाई? देखिए, जो कि हरित क्रांति के नाम से जानी गई। तो हरित क्रांति क्या थी? एग्जाम में पूछ लिया जाए तो सरकार ने खाद्य सुरक्षा को एकदम स्थायी करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए रणनीति अपनाई जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब क्या किया गया? अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का निर्णय लिया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी तथा किसान समृद्ध थे। तो उत्तरी भारत आपको पता है, यूपी, ठीक है, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, इन सब राज्यों में सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी थी। ठीक है ना, क्योंकि नदियों का जल भी था और बांध भी यहीं आसपास बने हुए थे। तो यहाँ पर संसाधन ज़्यादा लगाने का प्रयास किया, अच्छे खाद, अच्छे बीज देने का प्रारंभ किया। इसकी वजह से एनएसपी, अभी किसानों का आंदोलन भी वो इसी वजह से चला था। क्यों चला था अभी आगे बताता हूँ। तो हरित क्रांति क्या थी? एग्जाम पूछा जाता को सीधा सा बताना है कि सरकार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक रणनीति थी। उसके तहत उसी को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है। और हरित क्रांति उन इलाकों में प्रारंभ की गई जहाँ पर सिंचाई की सुविधा क्या थी? अच्छी थी। अब देखो सरकार ने क्या किया? सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया करा। अनुदानित मूल्य का मतलब कि एकदम जैसे कि 100 रुपये कोई चीज़ है तो उसको 10 रुपये में दे देना। तो इस प्रकार से सरकार ने उनको बीज दिए, अच्छे उर्वरक का मतलब होता है वही यूरिया, डीएपी वगैरह जो खाद होते हैं वो। फिर है कीटनाशक, हाँ ये कीटनाशक, उर्वरक का मतलब तो हो गया खाद, और कीटनाशक जो दवाइयाँ वगैरह होती है कीड़े वगैरह मारने की वो, और बेहतर सिंचाई यानी कि नहरें वगैरह की व्यवस्था करवाई। ठीक है, तो अनुदानित मूल्य पर मुहैया करवाई। उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गारंटी दी। इसी को कहते हैं एमएसपी। क्या कहते हैं? एमएसपी। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है ना, और इसी पर सारी लड़ाई थी। अभी जैसे मोदी सरकार ने जो एमएसपी पर कानून लाया था उसी पर लड़ाई थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के खिलाफ किसानों ने क्या कर दिया था? धरना कर दिया था। तो इससे क्या हुआ? बड़े किसानों और छोटे किसानों के बीच में एक तरह से क्या हो गया? भेदभाव पैदा हो गया। ठीक है ना, बड़े किसानों के पास ज़्यादा क्या होगी? पैसे बढ़ते गए। उपज के एक निर्धारित मूल्य पर खरीदी की गारंटी दी गई। इस संयुक्त प्रयास को हरित क्रांति कहा गया, है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। तो देखो इसके कारण गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है हरित क्रांति की वजह से कौन से खाद्यान्न की पैदावार में बढ़ोतरी हुई? तो वो कौन सा खाद्यान्न था? गेहूं। और ज़्यादा कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखो मैंने अभी आपको बताया था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये इलाके क्या थे? समृद्ध इलाके थे, और इन इलाकों में ज़्यादा गेहूं की क्या हुई थी? पैदावार हुई थी। आगे देखते हैं कि इसका नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि क्षेत्रीय सामाजिक असमानता बढ़ी। देखिए बढ़नी थी कि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा निवेश किए गए वो लोग तो पैसों वाले हो गए, उनकी ज़्यादा उपज हुई, और जिन क्षेत्रों में कम निवेश किया गया उन लोगों को, उन किसानों को क्या हुआ? इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देखो हरित क्रांति के कारण देखो इसका एक फायदा ये हुआ कि हमारे देश में खाद्यान्न का भंडार भर गए, फिर हमें कहीं बाहर से कोई चीज़ें लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हरित क्रांति के कारण गरीब किसान बड़े भूस्वामी
के बीच अंतर बढ़ा, जिसमें वामपंथी संगठनों का क्या उभार हुआ, मध्यम श्रेणी के भूस्वामी वाले किसानों का क्या हुआ, उभार हुआ। ठीक है, तो ये बात, ये थोड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट था। अब आता है श्वेत क्रांति। क्या आती है? श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति क्या थी? देखिए, श्वेत क्रांति सीधी सी बात है, दूध उत्पादन से संबंधित थी। तो श्वेत क्रांति के जो मिल्कमैन के नाम से किसको जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जाए तो वर्गीश कुरियन। कौन था? वर्गीश कुरियन। वर्गीश कुरियन ने श्वेत क्रांति के लिए गुजरात में सहकारी दूध विपणन परिसंघ का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अमूल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अमूल की स्थापना। क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, श्वेत क्रांति के तहत किस डेयरी की स्थापना की गई थी, तो अमूल की स्थापना की। और आज भी आप अमूल का दूध पीते हो, अमूल की आइसक्रीम खाते हो, सारी चीजें होती है। ठीक है, अमूल की शुरुआत की। इसमें गुजरात में 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े, तो 25 लाख दूध उत्पादकों ने इससे मतलब कनेक्ट किया। ठीक है, इस मॉडल के विस्तार को ही क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पूछा जाए श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति क्या थी? दूध उत्पादन से संबंधित थी। किसने चलाई? मशहूर नाम क्या था उसका? नाम था वर्गीश कुरियन। क्या नाम था? वर्गीश कुरियन, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है? मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिस प्रकार टाइगरमैन के नाम से जाना जाता है ना, उसी प्रकार मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है। 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े, और इस मॉडल के विस्तार को ही क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति कहा जाता है। मतलब कि सिंपल सा बता देता हूँ, श्वेत क्रांति क्या थी। तो वर्गीश कुरियन ने गुजरात में सहकारी दूध विपणन परिसंघ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें उन्होंने अमूल की शुरुआत की, उसमें बहुत सारे लोग आके जुड़े, और इसी मॉडल को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ क्रांतियां हैं, उनको बता देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो, प्रमुख क्रांति कौन कौन सी है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन, है ना, जो भी तिलहन होती है उससे, सरसों वगैरह, उससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, फिर बहुत सारी क्रांति है, वो कभी और अलग से मैं उसका टॉपिक बना दूंगा। अब आती है पंचवर्षीय योजना क्या है। तो पंचवर्षीय योजना देखो, आपको सारी नहीं देखनी है, आपको सिंपल सिंपल से बता देता हूँ। पंचवर्षीय योजना देखो, ये होगी पंचवर्षीय योजना, ये अवधि होगी, और ये हो गया उद्देश्य। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको पता है 1951 से 1956 थी। उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी? 1961 से 66, इसमें खाद्यान्न आत्मनिर्भर बेरोजगारी योजना थी। ठीक है, तो ये बेरोजगारी मतलब ये आपको याद रखना है बस, खाली तीसरी योजना, बाकी सारी याद रखनी। यहाँ तक कि आप 12th वालों के लिए इतनी इनफ है, बाकी मैं आपको शो सारी कर देता हूँ। तो पहली पंच योजना कृषि के लिए 1951 से 56, दूसरी पंच योजना उद्योगों के लिए 1956 से 61, और तीसरी पंच योजना किससे संबंधित थी? 1961 से 66 तक खाद्यान्न आत्मनिर्भर, मतलब खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर बनाना भारत को, और बेरोजगारी का उन्मूलन करना, उससे संबंधित थी। उसके बाद में पता है आपको, फिर एक एक वर्ष की 3 योजनाएं आती है। 1966 में खत्म होती है ना, तो 1967, 68 और 69, ये 3 अलग अलग क्या आती है? योजना आती है, एक एक साल की। उसके बाद में फिर से पंचवर्षीय योजना आती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए लैग कहाँ था पंचवर्षीय योजना में, तो वो आपको बता देना, वहाँ था। चौथी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित? उत्पादन कृषि स्थिरता से संबंधित थी। तो अब इतनी याद नहीं रखनी, आपको 3 याद रखनी खाली, बाकी ये देख सारी लो भले, देखनी है तो आपको, हाँ याद देख लो भले आप। जैसे कि 11वीं पंच योजना में ऊर्जा एवं रोजगार के साथ 9% विकास का जीडीपी लानी थी, लेकिन आई नहीं। और 12वीं पंच योजना में इन्होंने रखा था कि भाई हम क्या करेंगे, 8% का आर्थिक विकास लाएंगे। उल्टा अपन माइनस में आएंगे, कोरोना की वजह से अभी तक कोई पहुंचे नहीं, अपन 2017 तक पहुंची नहीं थी ये। लेकिन अब पंचवर्षीय योजना क्या हो चुकी है? एकदम समाप्त हो चुकी है, और अब बहुउद्देशीय योजना और बहुवर्षीय योजना प्रारंभ हो चुकी है। 20-20 साल की, और उसमें छोटी छोटी योजना और भी प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि सरकार बदल चुकी है, और अब मोदी जी का अलग ही फंडा है, पता नहीं क्या। तो अब ये सारे क्वेश्चन है, आप देख लेना, मैं इन सारों को सॉल्व नहीं करवाता हूँ, ये सारे क्वेश्चन है, मैं एक बार बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है, और इन सब के आंसर भी नीचे है इन नोट्स में। ठीक है, हल्के हल्के से देख लो आप। बस ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से 2-3 बार अगर आप देखोगे वीडियो को, तो आपको वैसे एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। पूरी क्लास हो गई है, ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो गया होगा, तो आपको इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन है, उसके ये उत्तर है। ठीक है, तो आप अगर ज़रूरत हो तो देख लेना पॉज कर करके, कौन सा क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ है। ठीक है, मैं हल्के हल्के से इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आंसर देखने की जरूरत नहीं, पढ़ा दिया ना तो उसको समझ लो, तो वैसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, हो गया समाप्त। ओके, हैव ए नाइस डे। ठीक है, हैव ए नाइस डे। ठीक है, नाइस डे। ठीक है, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।